नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार में चुनाव खत्म हो गए, सरकार बन गई, मंत्रिमंडल का गठन हो गया, लेकिन अब एक और चर्चा भी बहुत जोरों से चल रही है कि अगड़ों की सरकार बनने में एक बार फिर से कामयाबी बिहार में सवर्णों को मिली है। कुछ आंकड़ों के जरिए इसे प्रूफ करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अधिक संख्या में सवर्ण विधायक सदन पहुंचे और जिस तरीके से मंत्रिमंडल का गठन किया गया, उसमें उन्हें प्रतिनिधित्व दिया गया, नेतृत्व दिया गया। इन तमाम चीजों को देखकर ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से बिहार में अगड़ों की सरकार बनती दिख रही है, या फिर अगड़ों की सरकार इसे कही जा सकती है। कुछ आंकड़ों के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। एक नारा बड़ा प्रचलित था 2005 में, जब नीतीश कुमार की जब सरकार बनी, उस वक्त कहा जाता रहा एक नारे के तौर पर कि कुर्मी का ताज और भूमिहार का राज। लेकिन 2025 तक आते आते इसमें कुछ चीजें और जुड़ गई, जिसमें अब जो कहा जा रहा है कि कुर्मी कुशवाहा का ताज और भूमिहार राजपूत का राज। अब कैसे है, इनको आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों कहा जा रहा है कि अगड़ी की सरकार बिहार में स्थापित होती नजर आ रही है और किस तरह से पूरा इक्वेशन, पूरा समीकरण बदला है। और इस समीकरण के बदलने के पीछे एक अलग तरह की सामाजिक एकता भी इसमें दिखती नजर आ रही है, जिसकी चर्चा हम आपको बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा 2005 को आप याद करें। 2005 में जब नीतीश की सरकार बनी, उस वक्त विजय चौधरी को जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष बनाया गया। विजय चौधरी जो कि भूमिहार समाज से आते हैं। इसके बाद बिहार का डीजीपी उस वक्त अभयानंद को बनाया गया। अभयानंद भी भूमिहार समाज से आते हैं। और जिस तरीके से 5 साल तक बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से दुरुस्त किया गया, महिला सुरक्षा को मजबूत किया गया और कानून के राज को स्थापित करने की पूरी तरह से जो एक बड़ी कामयाबी हासिल की गई डीजीपी की तरफ से, सरकार, नीतीश सरकार के नेतृत्व में, उस कामयाबी की सारी चीजें धरातल पर दिख रही थी। फिर पूरे जब 5 साल पूरे हुए, यानी कि 2010 में जब चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, और नतीजा क्या हुआ कि प्रबल प्रचंड बहुमत के साथ फिर से वहां पर नीतीश की सरकार बनी। यानी कि ये पूरा जो प्रयोग था नीतीश कुमार की तरफ से, प्रयोग चाहे करने के पीछे जो भी तर्क रहा हो, प्रयोग जो रहा हो पूरी तरह से उनके पक्ष में जाता दिखा। और जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष एक भूमिहार समाज से आ रहे थे, डीजीपी के तौर पर एक भूमिहार समाज से थे, तो ऐसा इसलिए कहा गया कि कुर्मी के पास ताज है तो भूमिहार के पास पूरा राजपाट है। और इसी तरह से इस बार 2025 में ये सारी चीजें बदली हैं कि कुर्मी कुशवाहा के पास ताज है तो भूमिहार राजपूत के पास पूरा राजपाट है। अब इसको आगे हम आपको और बताएंगे कि किस तरह से ये सारी चीजें बदली है। दरअसल पूरे 35 साल के दरमियान नीतीश कुमार से पहले, उनके सरकार के पहले से इसकी बात करेंगे कि 35 साल के दरमियान जो मंडल की राजनीति जब शुरू हुई, इसके बाद तमाम कोशिशों के बाद सवर्णों को ऐसा लगने लगा कि अब सत्ता में सीधी भागीदारी तो उनकी नहीं हो सकती है, तो फिर करना क्या होगा। तो उन्होंने एक अपनी बड़ी जरूरत महसूस करवाई कि देखिए, हमारी ताकत है, हमारे नेतृत्व की क्षमता पर अब सवाल नहीं उठा सकते हैं। आप अगर हमें सीधे सत्ता पर नहीं पहुंचा सकते, तो सत्ता हमारे बिना भी आप नहीं पा सकते। इसलिए सवर्णों की तरफ से एक बड़ी एक अलग तरह की रणनीति, जो साल 2 साल नहीं बल्कि लगातार है ना, लगातार साल दर साल ये चीजें चलती रही और सभी पार्टियों में फैलता हुआ सवर्ण जो नेता हैं, सवर्ण जो वोटर्स हैं, वो फैलते हुए दिखे। और नतीजा यह हुआ कि सभी पार्टियों में सवर्ण मतदाता, वोटर्स और साथ ही साथ सवर्ण जो नेता हैं, वो उनके लिए एक बड़ी जरूरत बन गए। और 2025 में इसका सबसे बड़ा नमूना आपको देखने को मिलेगा। जब टिकट का बंटवारा किया जा रहा था, उस वक्त ऐसी आपाधापी मची थी कि सभी पार्टियां, चाहे वो एनडीए की पार्टियां हो या महागठबंधन की पार्टियां हो, सभी पार्टियों में, जनसुराज की बात करेंगे, सभी पार्टियों में ऐसी आपाधापी मची थी और सभी को ऐसा लग रहा था कि सवर्ण को अधिक से अधिक टिकट दिया जाए और सवर्ण पर ज्यादा, सवर्ण उम्मीदवारों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा था। ऐसा इसलिए हुआ, मैं जैसा कि कह भी रहा था, कि मंडल राजनीति के बाद सवर्णों को सीधे तौर पर लगा कि अब सीधे तौर पर तो सत्ता में नहीं आ सकते, क्योंकि पूरी तरह से सामाजिक समीकरण बदला हुआ है और उसमें उनकी जनसंख्या कम है और सीधे तौर पर सत्ता पाना मुश्किल है। तो सभी पार्टियों में अपनी जरूरत को बढ़ाओ, इस जरूरत को इस तरह से बढ़ाओ कि सभी पार्टियों को इसकी जरूरत पड़े। और कुछ ऐसा ही 2025
25 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, जब टिकट का बंटवारा हो रहा था, उस वक्त आप ध्यान दीजिएगा, जन सुराज जब पार्टी आई तो आप जो बिहार के जो तमाम सवर्ण, चाहे वो वोटर्स हों, रैलियों में जिस तरह से वो जा रहे थे, सवर्ण जो नेता थे उनके, है ना, प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ जुड़ रहे थे, एक बड़ी आपाधापी मची। लोगों को ऐसा लगने लगा कि पूरा का पूरा जो सवर्ण वोटर है कहीं जनसुराज की तरफ उसका पलायन न कर जाए। और इसी बात को रोकने के लिए, जनसुराज की तरफ पलायन न कर जाए पूरा सवर्ण वोटर्स, इसको रोकने के लिए बीजेपी की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भारी संख्या में सवर्णों को टिकट दिया जाने लगा। और देखिए जो आंकड़ा है, जो कि आपको ही पता होगा, कोई बहुत नया आंकड़ा नहीं है, बीजेपी की तरफ से 49 सवर्णों को टिकट दिया गया। बीजेपी की तरफ से 49 सवर्णों को टिकट दिया गया, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से 22, एलजेपी की तरफ से 12 सवर्णों को टिकट दिया गया। 29 में से 12 सवर्ण को ही टिकट दिया गया। और अगर हम की बात करें तो 2 सवर्ण उनके उम्मीदवार थे। वहीं आरएलएम की बात करें तो वहां से भी 2 सवर्णों को टिकट दिया गया। यानी कि कुल जो एनडीए में ही 87 सवर्णों को टिकट दिया गया। जो इनकी जनसंख्या है, अगर 10 से 15% की बात करें तो उस हिसाब से 35% यानी कि जो 87 जो उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, 35% सवर्णों को टिकट दिया गया। उस हिसाब से, आबादी के हिसाब से 2 से 2.5 गुना ज्यादा, यानी तकरीबन 3 गुना, है ना, 3 गुना उनको टिकट बांटा गया। तो इस तरह की जो आपाधापी दिख रही थी, साफ तौर पर ऐसा लग रहा था कि ये 2 साल में नहीं हुआ है, बल्कि सवर्णों ने अपनी ताकत सभी पार्टियों में बढ़ाई है। सामाजिक आधार उसका और काफी पहले से मजबूत हुआ है। और इस आधार पर सभी पार्टियों को ऐसा लगने लगा कि बिना सवर्णों को टिकट दिए कुछ खास जगहों पर उनकी जीत मुश्किल है। और 2025 के टिकट बंटवारे में ये काम हुआ। और इस काम में आपाधापी इसलिए भी आई कि जनसुराज की तरफ से इस समीकरण को बैठाने में एक बड़ा मदद जनसुराज की तरफ से मिला, क्योंकि जिस तरह से जनसुराज के साथ सवर्ण वोटर्स जुड़ रहे थे, सवर्ण नेताओं का पलायन होने लगा, उससे महागठबंधन और एनडीए में आपाधापी मची और सवर्णों को महत्व देने की एक बड़ी मजबूरी उनके सामने साफ तौर पर निकलकर सामने। यहां तक कि देखिए आरजेडी के बारे में भी अगर बात करें, जहां वो भूमिहार समाज को टिकट तक नहीं दिया करती थी ये पार्टी, 6 भूमिहार उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, जिसमें से 2 जीत करके भी आए। तो इस तरह से एक अपनी जो क्षमता है, अपना जो महत्व है, अपना जो आधार है, अपना जो बेस है, सवर्ण का अगर वोट बैंक की बात करें तो उन्होंने इस आधार को और मजबूत किया है। सभी पार्टियों में उनकी जरूरत बढ़ी है। और बढ़ी क्यों है? क्योंकि जो जीतने का रेट है, जो जीतने का स्ट्राइक रेट है, वो भी तकरीबन 80 से 75% है ना, 75 से 80% ज्यादा दिखता है। जिसे थोड़ा सा एक और चीज देखिए, आपको भी जैसा कि पता होगा, 73 सवर्ण विधायक, 73 सवर्ण उम्मीदवार जीतकर इस बार सदन पहुंचे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी संख्या कही जाएगी। जहां 10-15% आबादी हो, उस आबादी पर 73 लोग जीतकर सदन पहुंच जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सवर्ण जो अगड़े हैं उन्होंने अपने महत्व को बढ़ाया। और इस महत्व को देखते हुए उनके जीतने का स्ट्राइक रेट देखिए। राजपूत समाज से, सवर्ण में जो चूंकि 4 जातियां आती हैं, बिहार की बात करें तो राजपूत है, भूमिहार हैं, और इसके बाद ब्राह्मण है, और साथ ही साथ कायस्थ हैं। इनके जीतने वाले विधायकों की संख्या देखिए। राजपूत 32 विधायक जीते, 32 विधायक इस बार मतलब पहुंचे हैं सदन में। भूमिहार की बात करें तो 25, ब्राह्मण की बात करें तो 14, और कायस्थ की तरफ से 2 विधायक जीतकर सदन पहुंचे हैं। एक कुल जो परसेंटेज है वो करीब 30% बनता है। 243 सीटों में से 30% जो है सवर्ण विधायक जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे हैं। और ये 3 गुना, इनकी आबादी का 3 गुना इसे कहा जा सकता है। कुछ इसी तरह का हाल अगर नीतीश के मंत्रिमंडल को भी देखें तो 26 मंत्री जो बनाए गए, नीतीश के अलावा जो 26 मंत्री बनाए गए, इसमें से 1/3 सवर्णों को तरजीह दी गई, है ना। सवर्ण जिसमें कि राजपूत हैं, भूमिहार हैं, और साथ ही साथ ब्राह्मण हैं, कायस्थ हैं, इन लोगों को तरजीह दी गई है। यानी कि सिर्फ टिकट बांटने के वक्त ही नहीं, बल्कि जब मंत्रिमंडल का गठन किया गया उस वक्त भी सवर्णों को महत्व दिया गया। अब ऐसा देखिए, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि अगड़ों की सरकार का मतलब इसका कोई नेगेटिव एस्पेक्ट्स नहीं, कोई नकारात्मक पक्ष नहीं है। इसका अच्छा पहलू आप देखिए। इस बार आप साफ तौर पर देख रहे होंगे 2025 में कि अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई थी ही नहीं।
यानी कि अगर सवर्णों का साथ जिस तरह से है ना पिछड़ी जातियां कर रही थी, दलित समाज की तरफ से उनको साथ मिल रहा था, उसी तरह से सवर्णों का साथ पिछड़ी जातियों को मिल रहा था, दलित को मिल रहा था। और ये अलग तरह का एक बॉन्ड दिख रहा था, चाहे वो दलित पिछड़ा, कहीं कहीं पर दलित सवर्ण के बीच, पिछड़ा सवर्ण के बीच, है ना, इस तरह का जो बॉन्ड दिख रहा था, इस साफ तौर पर ऐसा लग रहा था कि दूरियां दिख ही नहीं रही थी। इस बार चुनाव में खासियत इस बार के चुनाव में दिखी, एक खूबसूरती इस बार के चुनाव में दिखी। और जो जीत कर अधिक से अधिक संख्या में चाहे सवर्ण आए हों, चाहे दलित समाज के लोग आए हों, पिछड़ी जाति के लोग आए हों, ये एक्चुअली कंबाइंड एक तरह से एक बड़ा ऑपरेशन कह सकते हैं कि वोटर्स की तरफ से दिखा। और एक अलग तरह का बॉन्ड, ये बॉन्ड जो है एक सामाजिक बॉन्ड के तौर पर भी इसे आप देख सकते हैं, सोशल बॉन्ड के तौर पर किस तरह से ये जातियां आपस में नजदीकियां इनकी बढ़ी है, इनके बीच खटास कम हुआ है। 2025 के चुनाव में खास बात जो समझ में लोगों को आई, सबसे पीछे इसके पीछे की जो लॉजिक थी, लोगों को देखिए सवर्णों को ही पता है कि सीधे तौर पर सत्ता में तो आना मुश्किल है, लेकिन सत्ता में बिहार के अगर चुनाव की बात करें तो सत्ता में जाने का रास्ता भी सवर्ण वोटर्स के जरिए ही बनता है। और इस बात को चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ी जाति हो, या फिर अति पिछड़ा के लोग हों, उन लोगों को भी ये सारी चीज समझ में आ रही है। उनको ही पता है कि हम इनके वोट की मदद से ही हमारे नेता बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उप मुख्यमंत्री बनेंगे या मंत्री बनेंगे। इसलिए सवर्णों के वोट को लेने के लिए इनकी तरफ से भी एक तरह से है ना खुले तौर पर स्वागत किया गया। दलित हो या पिछड़ी जातियों के वोटर्स हो, उनका खुले तौर पर सवर्णों की तरफ से स्वागत किया गया। तो एक जो सोशल बॉन्ड दिखा, एक जो वोटर्स का जो एक अलग तरह का बॉन्ड दिखा, इसमें पूरी तरह से एक ऐसे इक्वेशन को जोड़ता हुआ दिखा कि अब सभी जातियां एक साथ मिलकर बिहार में एक ऐसी सरकार बनाने की कवायद में लग गए जो स्थिर होनी चाहिए, और उस सरकार पर भरोसा किया जाना चाहिए, और उस सरकार से जो उम्मीदें जनता की तरफ से होती है उसे वो पूरा कर सके। और इसमें लगता है कि बिहार की जनता इस पर बहुत ही कामयाब रही है। बहुत ही बुरी तरह से महागठबंधन की हार हुई, और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह यही है कि चाहे वो अगड़ी जाति के लोग हों, चाहे दलित समाज के लोग हों, अति पिछड़ा वर्ग के लोग हों, या फिर सवर्ण की जातियां, इनके बीच का जो खटास है, इनके बीच की जो दूरियां है, वो काफी नहीं बल्कि खत्म होती दिखी ही नहीं कि आपस में किसी तरह का कोई खटास भी है, और किसी तरह के है ना अंदर से मामला पसंद नापसंद जैसा कोई चीज नहीं है। बस लोगों को लगा कि नीतीश कुमार को जिताना है, बस एक साथ हो गए। बस लोगों को लगा कि सम्राट चौधरी इस बार उनको डेप्यूटी सीएम बनाना है, बस एक साथ सब हो गए, चाहे सवर्ण हो, चाहे अगड़ी जाति हो, दलित हो। ये वोटों का बंटवारा हुआ ही नहीं, सब एकजुट होकर, एकमुश्त होकर लोगों ने वोट किया। इस सबसे खूबसूरती और सबसे खासियत इस बार के विधानसभा चुनाव में देखी जा सकती है। इसलिए कहना कि अगड़ी जातियों का राज चल रहा है, राजपाट है, ये कहना एक तरह से सरसरी तौर पर इस बात को मानने के लिए बस खुद को तैयार करने होता है कि समाज के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया। सवर्णों की संख्या घट रही थी सदन में, इस बार बढ़ी, तो ऐसा लगता है कि अगड़ों का नेतृत्व, अगड़ों का जो अगड़ी जातियों का जो नेतृत्व है वो और सुदृढ़ हुआ है, उसका मजबूत एक आधार बना है, और इस आधार के पीछे समाज के सभी वर्गों का बराबर की हिस्सेदारी यहाँ पर बनती दिख रही है। आपको क्या लगता है कि बिहार में जो इस बार की सरकार बनी, जिस तरह का मैंडेट वहां की जनता ने दिया है, इस मैंडेट के पीछे क्या आपको लगता है कि सामाजिक जो एकता है अलग अलग जातियों के बीच में, वो एकता और काफी मजबूत हुई है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो तुरंत आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। साथ ही साथ आप कमेंट भी कर सकते हैं, कुछ राय रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात कह सकते हैं। नमस्कार।